हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीनी विमानों के खतरे के बीच भारतीय तेजस के तेज का कायल हुआ ये अफ्रीकी देश खरीदने की कर रहा बहुत बड़ी तैयारी। बताएंगे दोस्तों कौन सा देश है जो भारत के इस तेजस विमान को खरीद रहा है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री ने पाकिस्तानियों पर कर दी ऐसी टिप्पणी की मच गया बवाल। अब पीएम सुनक से हो रही है लेटर लिख कर ये मांग। पूरी जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच बताएंगे जहां भारत का चुनाव आयोग दुनिया में बना भरोसे का ब्रांड, उज्बेकिस्तान ने जन्म संग्रह के लिए बुलाया। साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर इस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर जारी कर दिया है सख्त निर्देश। सारी जानकारी बताने वाले तो आराम से बनेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है। मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीनी विमानों के खतरे के बीच भारतीय तेजस के तेज का कायल हुआ ये अफ्रीकी देश खरीदने की कर रहा बड़ी तैयारी। जी हां, चीन में बने फाइटर जेट से चौतरफा घिरा अफ्रीकी देश बोत्सवाना अब भारत में बने तेजस फाइटर जेट का मुरीद हो गया है। बोत्सवाना की सेना ने भारत की सरकार कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बातचीत शुरू की है। HAL ही तेजस फाइटर जेट को बनाती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोत्सवाना की सेना कई तेजस फाइटर जेट खरीदना चाहती है। बोत्सवाना अगर भारत के साथ तेजस फाइटर जेट की डील करता है तो ये पीएम मोदी के हथियारों के निर्यात करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। अफ्रीकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक बोत्सवाना की सेना ने कई बार भारत के तेजस फाइटर जेट में अपनी रुचि दिखाई है। साल 2013 से ही बोत्सवाना की सेना अपने पुराने पड़ चुके फाइटर जेट को बदलना चाहती है। अभी बोत्सवाना कनाडा के CF-5A फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है, जिसे उसने साल 1996 में कनाडा से खरीदा था। बोत्सवाना को अपने पड़ोसी देशों से खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से वो अपने विमानों को बदलना चाहती है। बहरहाल दोस्तों, अगर बोत्सवाना भारत से इस जेट को खरीदता है तो पीएम मोदी जी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर होगी दोस्तों, स्पेशली पूरे भारत देश के लिए। और जो पहले की सरकार ना करके दिखा पाई वो मोदी जी करके दिखा पाएंगे। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री ने पाकिस्तानियों पर कह दी ऐसी बड़ी टिप्पणी कि मच गया बवाल। अब पीएम सुनक को लेटर भेजकर लोग कर रहे हैं ये मांग। बता दें भारतीय मूल के ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने पाकिस्तानियों को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी है कि वो चर्चा में आ गई है। ब्रेवरमैन की टिप्पणी से ब्रिटिश पाकिस्तानी प्रवासियों का समूह बौखला गया है और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को पत्र लिखकर गृह मंत्री से स्पष्टीकरण लेने की बात कही है। आपको बता दें दोस्तों पूरी बात क्या है, दरअसल क्यों बवाल मचा है तो बता दे। ब्रिटिश पाकिस्तानी प्रवासी समूह का कहना है कि बाल यौन शोषण के पीछे गिरोहों को संगठित करने के संबंध में ब्रेवरमैन की टिप्पणी से उनके समुदाय का अपमान हुआ है। लगभग 18,000 पाकिस्तानी प्रवासी सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी फाउंडेशन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को एक खुला पत्र लिखकर उनसे देश की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन द्वारा की गई टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया है। समूह ने सुनक से कहा कि वो कैबिनेट मंत्री से उनके गैर जिम्मेदार शब्दों को वापस लेने के लिए कहें। अन्य पाकिस्तानी प्रवासी समूहों द्वारा भी इस तरह के पत्र जारी किए गए हैं। बहरहाल साथ ही साथ दोस्तों को और बड़ी खबर बताते हैं, जहां भारत का चुनाव आयोग दुनिया में बना भरोसे का ब्रांड, उज्बेकिस्तान ने जन्म संग्रह के लिए बुलाया अपने देश। बता दे भारतीय निर्वाचन आयोग के काम से भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी प्रभावित हैं। यही वजह है कि उज्बेकिस्तान ने अपने देश के संविधान में कई संशोधनों को लेकर 30 अप्रैल को होने वाले ऐतिहासिक जन्म संग्रह को देखने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग को आमंत्रित किया है। भारत में उज्बेकिस्तान के राजदूत दिलशोद अखातोव ने कहा है कि उनके देश के संविधान में समग्र और व्यापक बदलाव लाने के लिए भारत सहित 190 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है। संवैधानिक सुधार पर मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के तहत पिछले कुछ सालों में उनके देश में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं और संविधान में बदलाव इसी संपूर्ण कवायद का हिस्सा है। अखातोव ने कहा कि देश पिछले कुछ सालों में ऐतिहासिक बदलाव से गुजर रहा है। भारत सहित 190 देशों के संविधान और विभिन्न कानूनों नियमों का अध्ययन करने के बाद मसौदा संविधान तैयार किया गया। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत की हर एक चीज है ही ब्रांड, तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां फ्रांस, इजराइल, मिस्र, सऊदी अरबिया जैसे बड़े बड़े देश बारी बारी से छोड़ रहे हैं अमेरिका का साथ। क्या अब अमेरिका नहीं रह गया दुनिया का बॉस? बता दें अमेरिका का कई दशकों से दुनिया पर एक छत्र
राज है, लेकिन अब उसका सिंहासन भी डोलने लगा है। एक एक कर अमेरिका के सहयोगी देश उसका साथ छोड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसे बदलाव हो रहे हैं कि अमेरिका के सहयोगी देश उसके खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करने लगे हैं। इसे अमेरिका की बादशाहत के अंत का एक संकेत माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सोवियत संघ के पतन के बाद जो दुनिया एक ध्रुवीय हो गई थी वो अब बहुध्रुवीय होने वाली है। आपको बता दें, फ्रांस जैसे, मिस्र जैसे, सऊदी अरबिया जैसे दोस्त, यूएई जैसे दोस्त उसका साथ छोड़ रहे हैं और उसके खिलाफ खड़े हो गए। फ्रांस की बात करें तो चीन से लौटने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोप को अमेरिका पर अपनी निर्भरता घटाने की सलाह दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने चीन से अपने रिश्ते को बढ़ाने के संकेत भी दे दिए। मिस्र की बात करें तो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में अमेरिका सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मिस्र। बोले तो इजिप्ट यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान रशिया को गुप्त रूप से कम 40,000 रॉकेट और गोला बारूद बनाकर उसे भेजने की योजना बना रहा था। इसका खुलासा एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के लीक होने से हुआ। बाकी सऊदी अरबिया, यूएई की बात तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। इजराइल की भी आप लगातार एक महीने से खबर सुन ही रहे हैं कि इजराइल के राष्ट्रपति और जो बाइडेन के बीच में भी कहा सुनी हो गई थी। अब ऐसे में दोस्तों एक समय था जब अमेरिका अपनी बादशाहत को लेकर फेमस था, लेकिन अब जो देश कभी उसका साथ दिया करते थे अब हर कोई उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है और हर एक देश इंडिपेंडेंट बन चुका है। एक तरीके से सही भी है दोस्तों, लेकिन अमेरिका के लिए बहुत बड़ी और बैड न्यूज है। अगर आप भी मानते हैं कि हर बादशाहत का अंत जरूर आता है, अगर वो गलत राह पर चले या लोगों को ये फील कराए कि वही सबसे बड़ा है, तो उसका अंत होना निश्चित है दोस्तों। तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप मानते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका के पस्त होने के बाद भारत ही सबसे बड़ा और तगड़ा राष्ट्र बनेगा, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलेगा। आप लोग चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां यूक्रेन युद्ध में कूदा यूनाइटेड किंगडम। जी हां, पुतिन की सेना से लड़ रही है ब्रिटिश की फौज। लीक अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों में अभी तक का सबसे बड़ा दावा। और क्या क्या दावा हुआ है सारी जानकारी दे रहे हैं आपको। बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि दोनों देश सीधे तौर पर इस लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन वे यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इस बीच कुछ खुफिया दस्तावेज ये दावा कह रहे हैं कि रशिया के खिलाफ ब्रिटेन के सैनिक सीधे तौर पर लड़ रहे हैं। कथित तौर पर लीक हुए अमेरिकी खुफिया दस्तावेजों से पता चलता है कि वर्तमान में यूक्रेन में 50 ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर्स तैनात हैं। रूस कई बार यूक्रेन की मदद करने को लेकर पश्चिम को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे चुका है। डेली मेल के खबर के मुताबिक 23 मार्च के एक दस्तावेज के अनुसार यूक्रेन की धरती पर विशेष बलों का सबसे बड़ा दल ब्रिटेन का है। उनके साथ नाटो देश लातविया, फ्रांस और अमेरिका से एक दर्जन से अधिक ऑपरेटर भी मौजूद हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कथित लीक दस्तावेजों में लगाए गए आरोपों के खिलाफ चेतावनी भी दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बड़ा और खतरनाक खुलासा ये हुआ है रशिया और यूएई संबंधों को लेकर। जी हां, अमेरिका के कुछ कथित रूप से लीक खुफिया दस्तावेजों में सामने आया है कि रशिया के खुफिया अधिकारियों ने तेल समृद्ध संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को अमेरिका एवं ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के खिलाफ काम करने के लिए राजी कर लिया था। हालांकि इन दस्तावेजों पर अमेरिकी अधिकारियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां रशिया से होड़ में अब इस देश ने भारत को दिया सबसे बड़ा ऑफर। बता दें, पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध के कारण रशिया भारत को सस्ता तेल बेच रहा है। भारत कुल आयात का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। रियायत कीमतों के कारण फिलहाल भारत सबसे ज्यादा तेल रशिया से खरीद रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत इराक से भारी मात्रा में तेल खरीदता था। भारतीय तेल बाजार में रशिया के आने से इराक को झटका लगा है, क्योंकि रशिया, इराक और सऊदी अरबिया को पीछे छोड़ते हुए भारत के लिए शीर्ष तेल निर्यातक देश बन गया है। चूंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, ऐसे में सस्ते रूसी तेल से निपटने और भारतीय तेल बाजार को आकर्षित करने के लिए इराक ने भी भारत को रियायत कीमतों पर तेल बेचने का फैसला किया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार तेल निर्यात में रशिया से मिल रही कड़ी टक्कर के कारण भारत निर्यात की जाने वाली इराकी तेल की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। भारत ने जनवरी महीने में इराक से $78.92 प्रति बैरल तेल खरीदा था, जबकि फरवरी महीने भारत ने औसतन $76.19 प्रति बैरल तेल खरीदा है। हालांकि अभी भी भारत को सबसे सस्ता तेल रशिया से ही मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सबसे महंगा तेल सऊदी अरबिया से खरीद रहा है। फरवरी महीने में भारत ने सऊदी अरबिया से औसतन $87.66 प्रति बैरल तेल खरीदा। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या भारत इस ऑफर को अपनाएगा? क्या रशिया के साथ साथ इस देश से भी भारत तेल खरीदेगा? क्या खरीदना चाहिए एक भारतीय होने के नाते? इस पर आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह व्हाट्सएप, फेसबुक पर बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां
जहां पाकिस्तान के पायलट्स लगा रहे शहबाज शरीफ से गुहार, कह रहे हैं रमजान चल रहा है अब तो सैलरी दे दो सरकार। जी हां, पाकिस्तान की खस्ता माली हालत के बीच देश की सरकारी विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पायलट्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट्स का कहना है कि उन्हें रमजान के पाकिस्तान महीने में भी उनका लंबित वेतन नहीं मिल रहा है। इस वजह से वे पायलट विमान उड़ाने का बॉयकॉट करने पर विचार कर रहे हैं। ARY न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार फंड नहीं होने की वजह से PIA के पायलट सहित पूरे स्टाफ को वेतन नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पायलट निराश है क्योंकि उन्हें रमजान के महीने में भी अपना लंबित वेतन नहीं मिला। वित्तीय संकट के बीच फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने PIA के अकाउंट से 1.4 अरब रुपए डिडक्ट कर लिए हैं, जबकि वित्त मंत्रालय ने PIA एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए 0.3 अरब रुपए अकाउंट में जमा कराए हैं। जी हां, PIA के कर्मचारियों की मांग है कि मौजूदा महंगाई और रमजान के महीने के बीच सरकार उनका वेतन न रोके। इसके अलावा PIA पायलट विमान नहीं उड़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर भारत को अपने पाले में लेना चाहे हर देश, यूक्रेन ने मांगा साथ PM मोदी को। जेलेंस्की ने खुद लिखा खत। बताते यूक्रेन के प्रथम उप विदेश मंत्री एमीन जापारोवा ने नई दिल्ली में अपने भारतीय वार्ताकारों को कीव की नई दिल्ली के साथ मजबूत और करीबी संबंध बनाने की इच्छा से अवगत कराया। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। जापारोवा ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को यह पत्र सौंपा। मंत्रालय ने कहा कि अगले दौर की विदेश कार्यालय स्तर की विचार विमर्श बैठक आपसी सहूलियत के अनुसार किसी तिथि को कीव में आयोजित की जाएगी। यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री जापारोवा की 3 दिवसीय यात्रा बुधवार को समाप्त हो गई। बता दें कि पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के बाद यूक्रेन से किसी नेता की यह पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों सहित अतिरिक्त मानवीय आपूर्ति का आग्रह किया है। तो वहीं विदेश मंत्रालय में सचिव यानी पश्चिमी संजय वर्मा के साथ बैठक के दौरान यूक्रेन की प्रथम उप विदेश मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यूक्रेन में आधारभूत ढांचे का पुनर्निर्माण भारतीय कंपनियों के लिए एक अवसर हो सकता है। बहरहाल अब इसमें देखना ये होगा कि भारत का क्या बयान आता है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर आपको बता दें, जहां चीन ने बिना एक भी गोली चलाए ताइवान पर कब्जे का बनाया प्लान। फेल हुआ तो हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध। बता दें क्या है प्लान। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच का तनाव तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर सकता है। विशेषज्ञ इससे जुड़े चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाता रहा है, तो वहीं चीन का कहना है कि वो ताइवान के मुद्दे पर किसी भी विदेशी ताकत से लड़ने को तैयार है। दोनों न्यूक्लियर पावर के बीच ताइवान वो मुद्दा है जो दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति की अमेरिका यात्रा के बाद चीन ने हाल ही में युद्धाभ्यास किया। ताइवान को चीन हमेशा से अपना हिस्सा बताता रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संकल्प लिया है कि जरूरत पड़ने पर वो बलपूर्वक भी इसे अपने देश के साथ मिला लेंगे। चीन की सेना अब ताइवान के करीब पहले से ज्यादा युद्धाभ्यास कर रही है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि 160 किलोमीटर के ताइवान जलडमरू मध्य को पार कर हमला करने की जगह चीन इसके चारों ओर नाकाबंदी की कोशिश करेगा। अमेरिका ने कहा है कि वो ताइवान की रक्षा करेगा। ऐसे में संभव है कि नाकाबंदी को तोड़ने के लिए उसे ही पहले गोली चलानी पड़ जाए। साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की, जहां चीन और पाकिस्तान को मोदी सरकार ने दिया कड़ा संदेश। एक फैसले से तिल मिलाया पड़ोसी। दरअसल चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों के बीच लंबे समय से तनातनी बनी हुई है। 3 साल पहले LAC पर चीन की चालबाजी और पाकिस्तान से तमाम आतंकवाद के मसले पर लड़ने के बाद केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद चीन और पाकिस्तान तिल मिला गया है। दरअसल G20 की अध्यक्षता कर रहा भारत आने वाले समय में श्रीनगर और लेह में बैठक आयोजित कर रहा है। माना यह जा रहा है कि इस कदम के जरिए भारत चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि यूथ 20 शिखर सम्मेलन या Y20 की बैठक 26 से 28 अप्रैल तक लेह में होगी, जिसमें लगभग हर G20 देश के लगभग 80 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बता दें कि चीन ने पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठक का बहिष्कार किया था, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि इस बार भी वो लेह में होने वाली बैठक से दूरी बनाकर ही रखेगा। इसके अलावा 22 से 24 मई के बीच श्रीनगर में होने वाली G20 टूरिज्म मीटिंग से भी दूर रह सकता है। श्रीनगर में मई महीने में होने वाली G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को लेकर पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है। भारत के फैसले पर आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान ने मंगलवार को कहा कि भारत अपने सेल्फ सर्विंग एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह की सदस्यता का शोषण कर रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से तभी के तभी पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया। दोनों देशों के बीच संबंध
तनावपूर्ण है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पाकिस्तान और चीन ने इस कदम की आलोचना की थी। श्रीनगर में G20 की बैठक पर आपत्ति जताने के अलावा पाकिस्तान ने अपने बयान में लेह में युवा मामलों यानी Y20 पर एक सलाहकार मंच की 2 अन्य बैठकों के कार्यक्रम का विरोध किया और उन्हें समान रूप से निराशाजनक बताया। साथ ही साथ OIC देशों पर भी सबकी नजरें गिरी हुई है कि उनकी क्या रिएक्शन रहने वाले हैं। जी हाँ, इस्लामिक देशों की संस्था OIC के सदस्य तुर्की, इंडोनेशिया और सऊदी अरबिया भी G20 में शामिल है। OIC ने भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की आलोचना की थी। ऐसे में इन 3 देशों पर सबकी नजरें हैं कि ये देश क्या लेह और श्रीनगर में होने वाली बैठक में शामिल होंगे या नहीं। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां रशिया को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को बारूद दे रहा पाकिस्तान, लेकिन खुद की पनडुब्बी बैटरी इंजनों को तरसी पाकिस्तान की सरकार। बता दे पाकिस्तान बेहद खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। वहां जरूरत के सामानों के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। सरकार IMF से लोन के लिए अपने स्तर पर काफी कटौती कर रही है। इसके साथ ही जनता पर भी महंगाई का काफी ज्यादा बोझ है। शुरू में हमने आपको पायलटों की भी जानकारी दी, साथ ही साथ आप लोगों को वो तस्वीरें भी दिखाई जिसमें फ्री में मिल रहे आटे के लिए भीड़ उमड़ रही है और मौतें भी हो रही है। इतना ही नहीं, इस दौरान जरूरत का सामान हासिल करने के लिए कुछ लोग एक दूसरे की जान भी ले रहे हैं। जी हाँ, इस खबर के बीच सबसे बड़ी खबर है दोस्तों कि पाकिस्तान युद्धग्रस्त यूक्रेन की मदद करेगा। यूक्रेन को रशिया का सामना करते हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। लड़ाई जारी रखने के लिए वो अन्य देशों से लगातार सैन्य सामान मांग रहा है। इसी क्रम में पाकिस्तान इसी महीने रक्षा सामानों से लदे 230 कंटेनर यूक्रेन भेजेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान एक तरफ हथियारों और अन्य रक्षा सामानों से यूक्रेन की मदद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया से विमान के इंजनों के आधुनिकीकरण में मदद भी मांग रहा है। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि अप्रैल के अंत तक उसे रशिया से रियायती दरों पर पेट्रोलियम मिलना भी शुरू हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान चाल चल रहा है दोस्तों, रशिया उसको पेट्रोल किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला। आप क्या कहते हैं, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भारत में पहली बार नदी के नीचे दौड़ी मेट्रो रेल। जी हां, 45 सेकंड में हुगली नदी का 520 मीटर हिस्सा होगा पार। सबसे बड़ी खबर, मेट्रो के इस कारनामे से गर्व से चौड़ा हो जाएगा आपका सीना। देश में पहली बार हुआ ऐसा बता दें। भारत में कोलकाता मेट्रो ने बुधवार को एक और इतिहास रच दिया है। लंबे इंतजार के बाद कल देश की पहली मेट्रो हुगली नदी के नीचे दौड़ी है। भारत में पहली बार मेट्रो के नदी के नीचे यात्रा पूरी की है। इस मेट्रो रैक ने हुगली नदी को 11:55 पर पार किया है। इस यात्रा के दौरान मेट्रो रेलवे के अतिरिक्त महाप्रबंधक HN जायसवाल और MD KMRCL के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी मेट्रो में मौजूद थे। हावड़ा मैदान स्टेशन पर मेट्रो के पहुंचने पर मेट्रो रेलवे के जनरल मैनेजर भी उदय कुमार रेड्डी ने पूजा की। दरअसल 2 मेट्रो रैक को कल एस्प्लेनेड स्टेशन से हावड़ा मैदान स्टेशन लेकर जाया गया। ऐसे में दोस्तों, देश में पहली बार इस कारनामे के लिए ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान के हालात से घबराया स्वीडन, इस्लामाबाद में खतरे का हवाला देकर बंद कर दिया अपना दूतावास। बता दें, स्वीडन की सरकार ने पाकिस्तान में अपना दूतावास बंद कर दिया है। ये फैसला पाकिस्तान की मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। स्वीडन ने देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। उसने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दे दिया है। विशेषज्ञों की माने तो इस फैसले का सीधा असर पाकिस्तान के व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और साथ ही देश की छवि पर भी पड़ेगा। पहले ही आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान के लिए स्वीडिश सरकार का ये फैसला मुसीबतों को बढ़ाने वाला है। इस फैसले पर अभी पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो आदेश स्वीडन की तरफ से जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए दूतावास को आगंतुकों के लिए बंद किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, बड़ी खबर बताते जहां राजनाथ सिंह ने कहा, ठोस रक्षा वित्त व्यवस्था, मजबूत सेना की रीढ़, सोच समझ कर खर्च हो रहा जनता का पैसा। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को रक्षा संबंधी खर्च के लिए आंतरिक और बाद ऑडिट के विश्वसनीय तंत्र की वकालत की। साथ ही उन्होंने भारत की रक्षा जरूरतों पर खर्च किए गए धन के अधिकतम उपयोग के लिए अभिनव तरीके खोजने का आह्वान किया। राजनाथ सिंह ने एक सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान वित्तीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दिया और कहा कि रक्षा खरीद में खुली निविदा के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली के नियम का पालन किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार और अपव्यय की संभावनाओं को कम करने से जनता के बीच सकारात्मक विचार पैदा होता है, जिससे विश्वास बढ़ता है कि जनता का पैसा बेहतर तथा विवेकपूर्ण तरीके से खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके चलते विधायिका द्वारा अधिक धन आवंटित करने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी दिल्ली में
कोरोना का फूटा बम, कोरोना ने बजाई खतरे की घंटी। एक दिन में 1100 से ज्यादा नए केस, चौंकाने वाले आंकड़े बता दें। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1149 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं कोरोना से संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई। मौत का प्राथमिक कारण कोरोना नहीं है। साथ ही बुधवार को 677 मरीज ठीक भी हो गए हैं। दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 3347 हो गई है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक देश की राजधानी में बुधवार को कोरोना के कुल 4827 टेस्ट किए गए। इसमें से 1149 लोग पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 23.8% दर्ज की गई है। इससे पहले दोस्तों दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामले आने वाले दिनों में बढ़ने की आशंका है, क्योंकि शहर घनी आबादी वाला है। साथ ही उन्होंने फ्लू जैसे लक्षणों वाले लोगों से मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने को कहा था। बहरहाल दोस्तों, कोरोना की हर नए अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लिए। हम आपको डेली कोरोना से अवगत कराते रहेंगे, क्योंकि हमारा कार्य देश को जागरूक करना है, देश के नागरिकों को हर फेक न्यूज और हर बीमारी से बचाना है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां बीजेपी को मिला विपक्षी एकता का तोड़। क्या 2024 में पसमानदा मुसलमान कराएंगे सत्ता में वापसी? बता दें, अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी ओर विपक्षी दल बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ आने की कवायदों में जुटे हुए हैं। बीजेपी पसमानदा मुसलमानों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेजी ला रही है। उसे उम्मीद है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए शिक्षाविद तारिक मंसूर को नामित किए जाने से उसे पसमानदा मुसलमानों के साथ ही मुस्लिम पेशेवरों से जुड़ने में मदद मिल सकती है। पार्टी नेताओं ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम कर चुके मंसूर पसमानदा मुसलमान समुदाय से आते हैं। मुसलमानों के बीच पिछड़े वर्गों को पसमानदा कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मंच और सरकारी कार्यक्रमों में अक्सर पसमानदा मुसलमानों का उल्लेख करते हैं और अक्सर कहते हैं कि उनकी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के वंचितों के लिए काम किया है। ऐसे में भाजपा का मानना है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में वंचितों के बीच पैठ बनाने की स्थिति में है। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और 2024 में आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने वाली है दोस्तों? देखते हैं हमारी भारत की जनता की इस पर क्या राय है। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। अगली खबर की बात करें, जहां सीएम योगी ने मास्क को लेकर बड़ा फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्त निर्देश जारी। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच राज्य स्तरीय कोविड सलाहकार समिति और उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ यूपी की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। सीएम योगी ने कहा कि अस्पतालों में मास्क का प्रयोग अनिवार्य हो, कोविड से बचाव के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए, बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग भीड़ भाड़ से बचे। जी हाँ, सभी ऑक्सीजन प्लांट को भी क्रियाशील करने के लिए योगी जी ने आदेश दिए हैं। बहरहाल दोस्तों, कोरोना को लेकर योगी सरकार फिर एक बार सख्ती दिखाती नजर आ रही है दोस्तों, और हमारी ओर से भी आप लोगों से अनुरोध है, कृपया करके कोरोना को लेकर सख्त रहें और हर प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।